हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और सबसे पहले आज की शुरुआत करते हैं जीएसटी के बारे में जो चर्चा पिछले हफ्ते की थी। देखिएगा, हमारा मानना ये था कि जीएसटी के बारे में जो चीज़ें आपके सामने आएंगी वो एक अच्छा आउटकम सोमवार और मंगलवार को बाज़ार में देख सकती है। और हमने ये चर्चा की थी कि मंगलवार के बाद शायद बाज़ार आपको फीका पड़ता हुआ नज़र आए। हालांकि बाज़ार थोड़ा सा और आगे तक चलता हुआ नज़र आया और मंगलवार की एक्सपायरी ठीक निपटी और थर्सडे को भी बाजार तेज रहा, लेकिन फ्राइडे को बीआरएस ने सारा अपना हिसाब बराबर कर लिया। तो अल्टीमेटली बाज़ारों के अंदर जो वीकनेस आई वो फ्राइडे के सेशन में आई। हमारा मानना ये था कि भाई मंगलवार तक ठीक है, उसके बाद वीकनेस आएगी। बट अभी सेम पैटर्न के ऊपर बाजार चल रहा है जैसा हम एंटिसिपेट कर रहे थे। थोड़ा सा आगे पीछे जरूर हो रहा है, लेकिन वीकली अगर हम बात करें तो बाजार हमारी उम्मीदों के हिसाब से खरा उतरा है। और जहाँ तक बात करें कैंडल स्टिक्स की, तो कैंडल स्टिक्स जो है, क्योंकि जहाँ पर बाजार खुले थे मंडे को ओपनिंग, क्योंकि बहुत ऑप्टिमिस्टिक ओपनिंग थी, तो वीकेंड के बाद अगर हम बात करें तो उन लेवल्स के नीचे बाजारों ने क्लोज दिया, चाहे हम निफ्टी की बात करें चाहे बैंक निफ्टी की बात करें। अब इन सब के बीच में जो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं वो ये कि अब मीडिया में जो चीज़ बनेगी वो ये बनेगी कि जी अब बियर मार्केट हो गई, अब बाजार में और मंदी हो सकती है। देखिएगा, बात ये कि जब सब लोग चिल्लाएंगे कि जी मंदी हो रही है मंदी हो रही है, तो ये समझ लीजिए कि बाजार जो है लास्ट लेग में चल रहा है उस समय पर। यानी कि बाजार कभी भी ट्रेंड रिवर्सल की जो है कोशिश कर सकता है, और बाजार अगर ट्रेंड रिवर्सल की कोशिश करेगा तो वहाँ पैसे बनने के चांसेस से ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। तो यहाँ पर बहुत केयरफुली आपने देखना है। तो बाजारों के अंदर जो ऑप्टिमिस्टिक शुरुआत हुई थी वो जीएसटी की थी, और जो सोवरेन रेटिंग थी एसएनपी की, भारत के सरकार के लिए जो भारत सरकार पैसा उधार लेती है उसको भी अपग्रेड किया था। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि कंट्री की रेटिंग भी जो है इम्प्रूव हुई थी। अब उन सब के बीच में बाज़ारों के अंदर ऊपरी लेवल पर एक अच्छी खासी सेलिंग हमें देखने के लिए मिली, और वो हमें लग रहा था कि बाज़ार यहाँ पे सस्टेन नहीं करेंगे। और दूसरी बात मैंने कही थी, देखिएगा बाजार वहाँ आएंगे जहाँ बड़े प्लेयर्स की पोजीशंस बनी हुई होगी। और डेटा पॉइंट्स के साथ भी हमने यही बात आपके साथ की थी कि एफआईआईज अभी अपनी मंदी काट नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी चर्चा की शुरुआत 3 पार्ट में करूँगा। पहला डेटा पॉइंट के हिसाब से हम बात करेंगे, दूसरी हम बात करेंगे आपके साथ जो चार्ट पैटर्न है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, तीसरा जो आपको सबको थोड़ा सा सुखद अनुभव जहाँ पर महसूस हो सकता है वो हो गए पुट कॉल रेशियोज। तो मैं इन 3 मुद्दों पर बात करूँ। उसके बाद गोल्ड के प्राइस के बारे में हम चर्चा करते ही रहे हैं, तो गोल्ड पे आप लोग मेरा व्यू जानते ही हैं, तो मैं बार बार उसको नहीं दोहराऊंगा। उसके बाद जो है यूएस के बाज़ारों में फ्राइडे सेशन के अंदर एक अच्छी तेज़ी हुई और 800 पॉइंट से ज़्यादा डाउ जोन्स तेज़ी के साथ क्लोज हुए। उन सब पे चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले देखिएगा एफआईज ने इस हफ्ते में करा क्या। इस एफआईज ने इस हफ्ते की शुरुआत के 2 दिनों में उनको लगा डर, उन्होंने कहा यार थोड़ी सी अपनी ना एफएनओ की पोजीशंस जो मंदी की उसको काट लेते हैं। तो उन्होंने पोजीशन थोड़ी सी सॉफ्ट की, और उसके बाद फिर उनको लगा नहीं यार बाजार में ऊपरी लेवल पर नहीं आ रहा डीआईस, तो उन्होंने जो है पोजीशंस क्योंकि अपनी थर्सडे तक की बना ली थी, एक्सपायरी तक की, कि चलो जी अब हफ्ते की पोजीशंस थोड़ी सी मंदी की काट लेते हैं। और थर्सडे को उन्होंने और ट्यूसडे की जो एक्सपायरी है उन्होंने बड़े पॉजिटिवली बुल्स के साथ जो है एंजॉय की। और थर्सडे को तो उन्होंने कैश मार्केट में बाइंग भी की, क्योंकि अपनी एफएनओ की जो पोजीशन था उनको भी मैच करना था, और एक एग्रेसिव सेलिंग वहाँ देखने के लिए नहीं मिली थर्सडे को, और थर्सडे को इसलिए पुल बैक भी मैं आया। लेकिन उसके बाद थर्सडे को जब शाम को डेटा देखा, भाई उन्होंने तो पोजीशन दोबारा से मंदी की बना दी, और भयंकर मंदी जो है एफआईज की पोजीशंस की इस समय पर है। तो ऐसा अनुभव था और ऐसा मीडिया भी बोलने वाला था कि जी अब देखिएगा एफआईज अपनी शॉर्ट कवरिंग कर लेंगे। और कुछ महानुभाव तो देखिएगा, मैं टीवी तो नहीं देखता पर मुझे अनुभव है ऐसा कहा होगा कि अब देखिएगा शॉर्ट्स सारे कटेंगे एफआईज के, और अब बाजार नई ऊंचाइयों पे, क्योंकि ये सुनते सुनते जो है हम लोगों के कान पक गए हैं। और ऐसा होता भी था, लेकिन अभी एफआईआईज ने माल नीचे तो बेचा ही नहीं है, वो बेच ही ऊपर रहा है। तो दिक्कत उसको जो ऊपर खरीद रहा है, और ऊपर देखिएगा डीआईज खरीद रहे हैं, यानी कि जो रिटेलर का पैसा म्यूचुअल फंड के माध्यम से आ रहा है वहाँ पर एक ऊपरी लेवल पर जो है बाजार खरीदे जा रहे हैं।
अब हमारे बाज़ारों में एफआईज बिक वाली क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम कंपेरेटिवली देखें तो जो बाकी विश्व के बाजार हैं या इमर्जिंग मार्केट्स हैं, वहाँ पर वैल्यूएशंस इंडिया से सस्ते हैं। तो वहाँ पर भी अगर एक वर्ल्ड क्लास बैंक अगर उनको एक अच्छी वैल्यूएशन में मिल रहा है तो वो इमर्जिंग मार्केट में लेना पसंद करेंगे बजाय कि वो आईसीआई को या एचडीएफसी को लेने की। तो ऐसा होता है कि हर जगह पर अच्छी कंपनियां होती हैं, लेकिन हम जिस ज्योग्राफी में रहते हैं तो हमें लगता है कि बस इनके अलावा कुछ और तो होगा ही नहीं बढ़िया। ऐसा नहीं होता। तो वहाँ पर भी जो है अच्छे बैंक्स भी मिलेंगे, वहाँ पर आपको अच्छे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी मिलेंगे और अच्छी वैल्यूएशंस भी मिल रही है। तो एफआईज का पैसा उधर मूव कर रहा है और हमारे बाजार भी अगर सस्ते होते हुए नजर आएंगे तो एफआईज दोबारा लौटेंगे, लेकिन वो अपने प्राइस पर लौटेंगे, वो महंगी वैल्यूएशंस पर नहीं लौटते हैं। अब यहाँ पर देखिए तो इंडेक्स के अंदर एफआईज का एक तबका वो भी है जो ट्रेडिंग करता है। तो देखिएगा एफआईज की जो ट्रेडिंग वाला तबका है उसने क्या पोजीशंस बना रखी है। उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स में अभी भी नेट पोजीशंस प्लस की है, यानी कि अगर नेट पोजीशंस देखोगे तो उनकी 13.46 लाख फ्यूचर्स प्लस में। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, पूरे हफ्ते के दौरान भी अपने स्टॉक की जो स्टॉक फ्यूचर्स हैं तेजी के उस होते धीरे धीरे काटते रहे या रोल ओवर करते रहे। इंडेक्स फ्यूचर्स में उनकी मंदी बनी हुई 1.72 लाख और वो बनी हुई है। उसके बाद देखिएगा ऑप्शंस में क्या कमाल किया, 2.95 लाख जो है बेरिश पोजीशंस जो है पुट खरीद रखी है इंडेक्स में, और ये पोजीशंस बढ़ती हुई जा रही है, हर बार लगातार बढ़ रही है और ये इस महीने के हाई पे है। और ये जो पोजीशंस है ये मंदी के लिए होती हैं। और सीधी सी बात ये है कि अगर आज की बात करें फ्राइडे के सेशन में तो 44,000 की कॉल ऑप्शंस भी उन्होंने राइट कर दी, यानी कि कॉल भी दब के बेचते हुए वो नजर आए। अब यहाँ पर यानी कि वो बाजार को ऊपर जाने नहीं देंगे, कॉल बेच रहे हैं। यहाँ पर भयंकर तरीके से पुट का एक्यूमुलेशन हो रखा है। तो एफआईज की पोजीशंस बेरिश है और मैं इसको बोलता हूँ कि 75% वो बेरिश है और 25% वो बुलिश है। तो इनका पलड़ा जो है वो मंदी की तरफ। और देखिएगा फ्राइडे में भी 1623 करोड़ की सेलिंग करी, जिसको ऑब्जर्व करने के लिए डीआईज नहीं आए, और डीआईज नहीं आए तो बाजार में एक गिरावट देखने के लिए मिली। अब एफआईज भी देखिएगा मंदी वहीं तक करेंगे जहाँ तक उनकी पोजीशन बनी होगी। अब देखिएगा प्रोप्राइटरी जो अकाउंट्स हैं वहाँ पे जो प्रो अकाउंट्स हैं वहाँ पर भी उन्होंने कॉल भी खरीदी और पुट भी खरीदी। अब उन्होंने जो कॉल खरीदी यानी कि तेजी जो करी वो कम करी है, और जो पुट खरीदी है वो ज़्यादा खरीदी है, यानी कि 1.8 टाइम्स। और यहाँ पर देखिएगा उनके जो नेट पोजीशंस हैं वो पुट में कॉल के सामने तकरीबन 5 गुना है, यानी कि एक अगर कॉल खरीद रखी है तो 5 पुट खरीद रखी है, यानी कि एक पोजीशन के सामने 5 मंदी की पोजीशन है। हालांकि उनके स्टॉक फ्यूचर्स प्लस हैं 3.8, लेकिन उन्होंने भी स्टॉक फ्यूचर्स बेचते हुए नजर आए। इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर भी उन्होंने बिकवाली की। तो अल्टीमेटली इनकी पोजीशन हम ये कह सकते हैं कि नेट सेलिंग साइड है, लेकिन क्लाइंट जबरदस्त बुलिश है। इंडेक्स फ्यूचर्स प्लस, दिन में प्लस, स्टॉक फ्यूचर प्लस, दिन में प्लस, इंडेक्स ऑप्शन कॉल प्लस, यहाँ पर कॉल बेच दी उन्होंने। ये उनको लगा कि भाई अब बाजार में ऊपरी कॉल के भाव टूट जाएंगे, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं अपना पैसा निकालो जी यहाँ पे। और कॉल में प्रॉफिट भी आ रहा था क्योंकि बाजार टूटा है तो कॉल में प्रॉफिट है, तो पोजीशंस उन्होंने प्रॉफिट की हटा ली। अब उन्होंने क्या किया, पुट जबरदस्त बेच दी, पुट बेच दी। यार अच्छा भाव मिल रहा है, पुट में बाजार है बाजार। और देखिएगा पिछले 3 महीनों से नहीं यही पैसा कमा रहे हैं क्लाइंट सबसे अच्छा। ऊपर जाता है बाजार को बेच देते हैं, नीचे जाता है पुट बेच देते हैं, और वाइज पुट का प्रीमियम डिके बहुत मज़े से पैसे क्लाइंट जो अकाउंट्स हैं हम ये कह सकते हैं इसमें से काफ़ी बड़ा तबका रिटेलर्स का बढ़िया पैसे ऑप्शन सेलर ने कमाए। अब यहाँ पर पहली बार पुट ऑप्शंस फंसा है और एक्सपायरी कैश फंसा है। इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि बाज़ारों के अंदर अभी 1.5 से 2% के आसपास और इवन हायर साइड पे एक मंदी की पोजीशन बन सकती है, और बड़े प्लेयर्स 1.5 से 2% और इवन 3% तक बाज़ारों को एक बार तोड़ सकते हैं और वहीं से अपनी पोजीशंस को स्विच करेंगे वो। तो वहाँ से हमें लगता है कि वो एक बार पोजीशन स्विच होती हुई नजर आएगी, यानी कि वो पोजीशंस को बदल लेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही क्लाइंट की पोजीशन फंसेगी और ये लॉस बुक करेंगे, वहाँ से पोजीशंस एफआईज की भी हल्की हो जाएंगी मंदी की, और प्रो की भी। तो ये जो एक्सपायरी वाला वीक है, ये क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, बहुत ही जो है क्रूशल रहने वाला है। तो जो पोजीशंस है, और सबसे खास बात कल ये रही कि डीआईज ने भी 329 करोड़ की सेल कर दी कैश मार्केट में। तो जो डेटा है वो अब वीक हो गए हैं। अब वो डेटा मंदी साइड को जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं। डीआईज ने कैश मार्केट में वीकनेस कर दी क्योंकि डीआईज बहुत मजबूत थे पूरे हफ्ते भर, लेकिन लास्ट में उन्होंने कहा भाई अभी रुक जाओ, अभी सेलिंग चल रही है, अपनी पोजीशंस एफएनओ की एडजस्ट करनी है,
DIs को भी उन्होंने कहा ठीक है, FIIs अभी जबरदस्त मंदी पे है, तो FIIs भी ज़्यादा मंदी शायद ना करे, एक लेवल आने के बाद वो अपने सौदे को वो भी रिवर्स करते हुए नजर आए। अब बात करते हैं निफ्टी पे। निफ्टी की जो ट्रेंड लाइन है अगर हम देखें तो एक गैप बना, और एक गैप बना सोमवार को, और 4 कैंडल जो बनी उसको एक ही कैंडल ने बराबर कर दिया। यानी कि जहाँ से शुरुआत की थी हमने, सोमवार को खुले थे बाजार, वहीं पर वापस लौट आए। यानी कि हफ्ते के बाद निफ्टी ने कहा अब लौट चले, यानी कि फ्राइडे के दिन उसने कहा अब लौट चले। अब ये जो गैप बना हुआ है, जो ये बना हुआ है GST और सोवरिजन रेटिंग बढ़ने की वजह से, अब बाजार इस गैप को फिल करने के लिए आ सकता है। डेली चार्ट है, अब ये अगर आता है तो जो लेवल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे वो 24,400 और 24,500 के आसपास के बनते हैं। तो उन लेवल्स के आसपास बाजार आते हुए नज़र आ सकते हैं, और ये जो है इस हफ्ते का मुझे लगता है कि बॉटम भी होगा। यहाँ पर एक बेस बनेगा, तो वो तकरीबन अभी 400-500 पॉइंट और टूट सकता है बाजार। निफ्टी के एंगल से अगर देखें तो परसेंटेज टर्म से वही 2-3% है, बट यहाँ डेफिनेटली एक बहुत बढ़िया बेस है। यहाँ से एक अपसाइड के लिए जो है प्ले किया जा सकता है, एक टेक्निकल बाउंस बैक कह सकते हैं, एक शॉर्ट टर्म बाउंस के लिए अगर ये लेवल्स आते हैं। तो ऊपरी लेवल्स पर देखें तो इस हफ्ते के जो हाइस थे, जो बाजार 25,100 के आसपास था, वो लेवल क्रूशियल है। अगर इनमें से किसी भी लेवल के नीचे 24,400 या 25,100 के ऊपर बाजार जाने की संभावना नहीं है, लेकिन अगर फिर भी जाता है तो एक बड़ा मूव जो है क्रिएट हो जाएगा किसी भी साइड, अगर बाजार टूटते हैं तो भी और ऊपर की तरफ जाते हैं तो भी। मेरा व्यू बाज़ारों के अंदर इस हफ्ते ऐसा प्रतीत होता है कि बाजार जो है यहाँ पर एक बार जो क्लाइंट वाली पोजीशन से जो पुट फंसी हुई हैं उनको फंसा के अभी थोड़ा सा और नीचे आने की संभावना बनती है। लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि कभी भी ये रिवर्सल हो सकता है, और DIs दोबारा से बैक करेंगे, वो 1 दिन बाद करेंगे, 1.5 दिन बाद करेंगे, थर्सडे को दोपहर में करेंगे। संभावना ज़रूर बनती है क्योंकि FIIs की भी मंदी की पोजीशंस बहुत ज़्यादा है, और बाजार ऊपरी लेवल से एक अच्छा खासा करेक्ट भी हो चुके हैं। तो ये मैं टेक्निकल लेवल से बात कर रहा हूँ। फंडामेंटली अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि फंडामेंटली अब अभी भी हम ओवर वैल्यूड टेरिटरी नहीं है। अगर निफ्टी की वीकली कैंडल को अगर हम देखें जो अभी तक बनी है, इसको देख के ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि अगर ये कैंडल अगर ऊपर चली जाती GST के बाद तो M पैटर्न का फॉर्मेशन बनने के चांसेस थोड़े से कम हो सकते थे। लेकिन अगर हमें लगता है कि ये हफ्ता अगर बाजार दोबारा से पिछले हफ्ते की कैंडल को ब्रीच करके नीचे आता है तो M पैटर्न के लिए रास्ता खुल जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि ये सीधा बनेगा वन वे, तो हो सकता है कि यहाँ पर एक बेस बने और इस बेस से एक या तो बाउंस ले या M पैटर्न की तैयारी हो। अब यहाँ पर देखिएगा वीकली कैंडल्स पे मैं जो यहाँ पर निफ्टी में देख रहा हूँ, देखिएगा निफ्टी के अंदर जो सपोर्ट आ रही है वो 24,400 पर आ रही है मेरी। अब वो 24,400 की सपोर्ट को अगर यहाँ पर रोक गया बाजार तो देखिएगा फिर दोबारा से एक तेज़ी आपको बनती हुई नज़र आ सकती है। और अगर ये नहीं होता है तो अगर फिर आप देखेंगे महीने 2 महीने के अंदर या 2-3 महीनों के अंदर आप इन लेवल्स को बनता हुआ देखेंगे, और 4-5 हफ्तों के बाद आपको पता चलेगा कि एक M पैटर्न बन गया। हालांकि मैं मान के चल रहा हूँ कि जो मंडे को गैप हुआ था वो अभी भी बाज़ारों ने स्टिल मेंटेन कर रखा, वो एक बुल्स के लिए बहुत ही पॉजिटिव खबर है। और वीकनेस हायर लेवल पर ज़रूर आ रही है, क्योंकि वीकनेस हायर लेवल पर एक सेलिंग आ रही है। DI के पैसे ने देखिएगा बाज़ार को प्रोटेक्ट तो कर लिया, और बट प्रॉब्लम क्या आ रही है, अनेबल टू होल्ड एट हायर लेवल्स, हायर लेवल पर रुक नहीं पा रहे हैं। तो ये चिंता की बात है बुल्स के लिए। अब बात करते हैं कि निफ्टी के वन डे चार्टों को बात करें तो वन डे में जो मंडे को गैप बना था उसको बाजार फिल करने के लिए आ सकता है, जिसकी एक प्रबल संभावना हमें लग रही है, और जिसकी बदौलत हमें लग रहा है कि बाजार में अभी शायद सोमवार को या इवन मंगलवार तक एक वीकनेस जारी रह सकती है, और उसके बाद एक रिकवरी या तो मंगलवार दोपहर को आए, बुधवार को आए, या थर्सडे दोपहर तक आने की संभावना हमें लग रही है, क्योंकि बाजार थोड़ा सा ओवरसोल्ड हो रखे हैं। लेकिन टेक्निकल अगर हम देखें तो जो मूविंग एवरेजेस हैं बैंक निफ्टी में स्पेशली ज़्यादा ख़राब हुई हैं, निफ्टी में उतनी ख़राब नहीं। अगर निफ्टी का 1 मंथ का कैंडल देखें तो निफ्टी का 1 मंथ का कैंडल भी जनरली निफ्टी के अगर 1 मंथ के कैंडल्स को देखें तो बाज़ार में इतना कंसोलिडेशन होने के बाद निफ्टी के कैंडल्स फिर थोड़ी सी गिरावट दिखाते हैं 1-2 महीने, और फिर देखिएगा एक बुलिश ट्रेंड जो है क्रिएट कर लेते हैं। इस बार अगर आप देखेंगे तो पूरे इस हफ्ते के दौरान
इस तरीके के पिछले 5 महीने लगातार जो अक्टूबर से शुरू हुए थे, वहाँ 5 महीने हमने रेड कैंडल बनाई थी। यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 महीने कैंडल बनाई, उसके बाद एक सुपर बुल ट्रेंड आया। वही उम्मीद सब कर रहे थे कि उसी तरीके का एक बुल ट्रेंड आएगा, लेकिन बीच में एक रेड कैंडल आई। और इस रेड कैंडल्स के बाद, हालांकि अभी हम ग्रीन कैंडल चल रहे हैं, लेकिन यहाँ से अगर वीकनेस बनती है, अगर 24,400 24,400 बाजार ने इस हफ्ते होल्ड नहीं किया, चांसेस हैं होल्ड कर लेगा, लेकिन मुझे सबसे बड़ी चिंता यही है, और एक सब बुल्स को होनी भी चाहिए, कि अगर 24,400 इस हफ्ते होल्ड नहीं होता है और 24,400 के नीचे बाजार बना रहता है लंबे समय तक, मान लीजिए कि सितंबर में भी 24,400 के नीचे बाजार बना रहा, तो आप ये मान के चलिएगा कि अगले दिसंबर तक, यानी कि जनवरी और दिसंबर तक, यानी कि अगले 4 या 5 महीने के अंदर एक बहुत बड़ी प्रबल संभावना बन सकती है, जहाँ पर कि एक एम पैटर्न बने। और पिछले 5 साल के अंदर आफ्टर कोविड सबसे बड़ी करेक्शन आपको निफ्टी में देखने के लिए मिले सस्टेनेबल बेसिस पे, यानी कि 4-4.5 साल की एक प्रॉफिट बुकिंग बड़े लंबे टाइम फ्रेम के ऊपर आपको बनती हुई नज़र आ सकती है। तो मेरे लिए 24,400 बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है, क्योंकि निफ्टी के ऊपर अगर 1 महीने के कैंडल पैटर्न के ऊपर अगर एम पैटर्न बनता है, तो उसका जो लेवल्स आता है वो काफ़ी नीचे है, यहाँ से भी 2-2.5 पॉइंट नीचे है। तो मैं उसकी बात अभी नहीं करना चाहूँगा, बट वो मेरे लिए एक चिंता का कारण ज़रूर है, और जितने भी बुल्स हैं उन सब के लिए एक चिंता का कारण ज़रूर रहना चाहिए। तो जब तक 24,400 होल्ड कर रहा है, तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि 24,400 24,500 से बाउंस आए और बढ़िया बाउंस की शुरुआत हो, और वो सितंबर के अंदर एक तेज़ी का माहौल क्रिएट करे। हालांकि मैं सितंबर में भी बहुत बड़ी तेज़ी उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक बेस बनाकर सितंबर में कंसोलिडेशन वाला मंथ रहे, 2-2.5% के आसपास बाजार एक रेंज क्रिएट करें ऊपर की तरफ, वो सितंबर के लिए, तो वो सितंबर में बात करेंगे। बट अभी मुझे जो चिंता है इस हफ्ते के लिए कि भाई बाजार 24,400 को होल्ड करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि एफआईज की जो पोजीशन है वो बहुत मंदी की पोजीशन बनी हुई है। लेकिन उन सब के बीच में, क्योंकि एक्सपायरी आ जाएगी महीने का और सबके हाथ में अपने भैया जिसने मंदी बना रखी है वो अपना प्रॉफिट लेगा और साइड हो जाएगा, तो फिर वो और बाजार को नहीं तोड़ना चाहेंगे। मेरा ऐसा जो है मानना है कि 24,400 शायद नहीं टूटेगा, और उसके बाद एक अच्छी खासी रिकवरी हम एंटिसिपेट करेंगे, वो शायद फ्राइडे से या नेक्स्ट वीक में आपको जाती हुई नज़र आए। और इस हफ्ते के दौरान, क्योंकि एक छुट्टी भी है, और तो उस छुट्टी का असर भी जो है बाज़ारों के अंदर रह सकता है। तो क्योंकि जो शुक्रवार में गिरावट हुई वो जनरली सोमवार में आनी चाहिए थी, नहीं कि, लेकिन एक हफ्ते दिन कम है, इसलिए देख के ऐसा लग रहा है कि शायद वीकनेस की जो शुरुआत, जो लास्ट के एक्सपायरी के 4 दिनों में बड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती है, उसकी शुरुआत शायद फ्राइडे को हुई, जिसकी वजह से हमें भी लग रहा है कि अभी और प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। अगर हम बैंक निफ्टी के 1 डे चार्ट के ऊपर पैटर्न को देखें, तो उसको देख के हमें बात समझ में आती है कि यहाँ पर जो एक सपोर्ट एरिया है जो 55,000 के आसपास है, ये 55,000 के आसपास का जो एरिया है, उसकी जो नीचे बॉटम लाइन बनती है वो बनती है 54,800। तो इन लेवल्स के बीच में बाजार ट्रेड करता हुआ शायद आपको कल ही नज़र आ जाए, यानी कि सोमवार के दिन। अगर बाजार 54,800 होल्ड कर लेता है, गुड एंड वेल, एक बाउंस आप एंटिसिपेट करेंगे जिसका 55,500 तक और इवन 55,600 तक भी जा सकता है, और इवन फिर एक 56,150 जो भी इस हफ्ते का आई है, वहाँ पर जाके एक रेजिस्टेंस बनता है। लेकिन चिंता आपको तब करनी है जब बाजार 55,000 के नीचे क्लोज हो, और बड़ी चिंता करनी है बाजार 54,800 के नीचे जाके बंद हो जाए। अगर यहाँ पर 54,800 के नीचे बाजार बंद हो गया, तो आप पाएंगे कि एफआईआईज या जो मंदी करने वाले हैं वो एक बड़ा कंट्रोल बाजार के ऊपर ले लेंगे, और उसका जो बेस बन रहा है वो बन रहा है 54,000। तो बाजार 54,000 तक जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक्सपोर्ट बनेगी 54,400 के आसपास, जो एक प्रीवियस हाई है, यानी कि जो पिछले साल में हाई लगे थे निफ्टी बैंक के, जहां से निफ्टी बैंक करेक्ट हुआ था, उन हाईज पे एक्सपोर्ट मिल सकती है। तो मेरा मानना ये है कि ऊपरी लेवल पर अभी
जो है बाज़ार किसी भी शॉर्ट कवरिंग में आ तो सकते हैं, लेकिन अभी डेटा पॉइंट, चार्ट पैटर्न सब मंदी के तरफ संकेत दे रहे हैं। अगर बैंक निफ्टी की वीकली कैंडल भी देखें तो देखिएगा 6 सप्ताह के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी थी, फिर एक रेड कैंडल बन गई, लेकिन बात ये अच्छी रही कि इसने अपने बॉटम को जो है नहीं ब्रीच किया। अगर 55,000 टूट जाता है तो फिर चिंता आएगी। और देखिएगा ये जो पुराने हाइज़ हैं जो 54,000 के आस इर्द गिर्द बन रहे हैं, उन लेवल्स को बाजार टेस्ट करने के लिए जा सकता है। और 54,000 जो है एक अहम सपोर्ट लेवल है। इसके बाद अगर हम बात करें कि जब इंडो पाक की वॉर हुई थी तो वहाँ पे 53,600 के आसपास के लेवल बने थे और वहाँ से एक तगड़ी रैली बनी थी। तो ये जो 54,000 के आसपास का एरिया, ये एक बेस है जहाँ से बाजार बाउंस करता है। 54,800 ऐसा लेवल है जहाँ से बाजार बाउंस करता है। अब वो 54,800 टूट गया तो 54,400 और 54,000 के रास्ते खुल जाएंगे। हो सकता है कि एक्सपायरी यहीं पर कहीं पर सिमट जाए 54,400 54,000 के आसपास। अगर यहाँ पर सिमट गई तो उसके बाद हमें लगता है कि अगले हफ्ते में जब हम जाएंगे तो शुरुआत एक पॉजिटिव नोट के साथ होगी और यहाँ से एक रिकवरी के संकेत बनेंगे। लेकिन अभी हमें इस हफ्ते देखना पड़ेगा कि सेलिंग होती है या बाजार साइडवेज रहते हैं। देखिएगा ऊपर जाने की संभावना तो कम लग रही, क्योंकि ऊपरी लेवल पर माल आ रहा है। तो या तो बाजार इस हफ्ते न्यूट्रलाइज रहेंगे, एक रेंज में ट्रेड करेंगे, और ज़्यादातर संभावना हमें ऐसी बन रही है कि बाजारों के टेक्निकल सेटअप खराब हो गए हैं तो नीचे आने की संभावना ज़्यादा बन रही है। निफ्टी बैंक का मंथली कैंडल में देखिएगा दूसरे महीने भी अब रेड जा रहे हैं, तो 4 महीने की आपने ग्रीन कैंडल्स देखी बैंक निफ्टी में। और जनरली बैंक निफ्टी का पैटर्न अभी मंथली कैंडल पे ख़राब नहीं हुआ है और मंथली कैंडल्स अभी भी बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट कर रही हैं। अब अगर हम बात करें डाउ जोन्स 800 पॉइंट क्यों चला, तो भाई साहब जो पोवेल हैं जिनको क्रेडिट पॉलिसी में रेट डिसाइड करने का अधिकार है, तो वो व्यक्ति ने एक स्पीच दी और वहाँ पर ऐसे संकेत मिले उनकी स्पीच से कि रेट ऑफ इंटरेस्ट घटते हुए नज़र आ सकते हैं, जिसकी बदौलत डाउ जोन्स में एक अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली। इंडिया के अंदर गोल्ड का आज का भाव 23 अगस्त का देखिएगा दिल्ली के अंदर 1,03,225 यानी कि 1,03,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और ये रीज़न ये है कि कल जब ये चीज़ें आई तो तकरीबन 3400 के आसपास जो फ्यूचर मार्केट है वहाँ पर $3400 के आसपास गोल्ड ट्रेड कर रहा था। और स्पॉट मार्केट में भी देखें तो 3372.11 के जो है प्राइस हमें देखने के लिए मिले। तो एक सडन स्पाइक जो है गोल्ड के प्राइस में आपको देखने के लिए मिला कल के सेशन में। और जब पोवेल साहब ने ये संकेत दिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट घट सकता है, तो जो लिक्विडिटी आएगी वो यूएस की स्टॉक मार्केट को चेज़ करेगी, उसी का बेनिफिट जो है गोल्ड में या बिटकॉइन में आता हुआ नजर आए। दूसरी बात ये है कि उसका पैसा एमर्जिंग मार्केट में भी आएगा, तो इंडिया भी अपना एक भागीदार हो सकता है। लेकिन इंडिया में भी देखिएगा एफआईज जो है ज़्यादातर पॉजिटिव है नहीं, क्योंकि हमारे बाज़ारों की वैल्यूएशन थोड़ी सी महंगी है उनके हिसाब से। अब निफ्टी 50 भी देखिएगा 213 पॉइंट टूट गया और फ्राइडे के सेशन में बहुत लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे, लेकिन हमारा मानना था ये कि जो है सेकेंड पार्ट के अंदर तो एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अब बात ये है कि जीएसटी के अंदर भी जो उम्मीद है उतना शायद बेनिफिट आपको ना मिले, और निफ्टी बैंक में 600 पॉइंट की कमजोरी रही और 55,150 के आसपास बजट निफ्टी बैंक अपने आप को होल्ड कर पाया। अब देखिएगा पॉजिटिव खबर देता हूँ मैं आपको। अब आप कहेंगे सर इतना नेगेटिव बोल दिया, भैया मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा, मैं तो डेटा पॉइंट जो है वो बता रहा हूँ। अब क्या तो मैंने अपना पूर्वानुमान लगाया ही नहीं, मैं तो क्या चार्ट से बोल रहा हूँ। अब अपना पूर्वानुमान अब लगा रहा हूँ आपके साथ। देखिएगा बैंक निफ्टी की ना पुट कॉल रेशो 0.52 पर आ गई है। ये जो रेशो है ये कभी कभी 0.48 या 0.49 तक चली जाती है। ये कब जाएगी, मान लो अगर 200 से 300 पॉइंट 350 पॉइंट बैंक निफ्टी टूटता है, यानी कि 48,800 के आसपास ही आता है, वहाँ पर सपोर्ट भी है और ये पुट कॉल रेशो भी उसी के आसपास आ जाएगी। यहाँ से एक बेस बनता है और ये पुट कॉल रेशो ये इंडिकेट कर दिया कि एक एग्रेसिवली लोगों ने मंदी की पोजीशंस बना रखी है, ओवर कॉन्फिडेंस है मंदी करने वालों को, तो वो एक रिकवरी यहाँ से आ सकती है। और जैसे ही रिकवरी 200, 400, 500 पॉइंट की आएगी तो ये पुट कॉल रेशो फिर अपने 0.6, 0.65 के आसपास पहुँच जाएगी। तो अक्सर ऐसे समय में एक बाउंस आने की संभावना रहती है और ये जो पुट कॉल रेशो है ये सजेस्ट कर रही है कि मंदी करने वाले यहाँ पे सावधान रहें, मंदी करने वाले यहाँ पे सावधान रहें, यहाँ से कभी भी बाउंस आ सकता है। लेकिन अगर निफ्टी में बात करें तो निफ्टी में मंदी करने वालों को
क्योंकि निफ्टी में इतनी मंदी हुई भी नहीं है, निफ्टी में स्ट्रेंथ भी है, तो निफ्टी की पुट कॉल रेशियो में भी स्ट्रेंथ है। तो ये निफ्टी की पुट कॉल रेशियो स्ट्रेंथ दिखा रही है। अगर ये भी 0.55 के नीचे आती है तो इसमें भी एक ध्यान रखने वाली बात है कि इसके भी जो अहम सपोर्ट लेवल्स हैं, अगर मूविंग एवरेजेस को भी देखेंगे तो 24,650 के आसपास है। तो वो अगर ये 650 आता तो ये 0.5 के 5.253 के आसपास आएगी, तो उसमें भी एक वहाँ पे एक बाउंस बनने की संभावना बनेगी। तो हो सकता है कि आपको एक अगर हम निफ्टी की बात करें, अभी जो डेटा पॉइंट है उसके हिसाब से जो यूएस के अंदर जिस तरीके का घटनाक्रम चला है, उसके बाद हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो तकरीबन 100 पॉइंट से ऊपर प्लस काम कर रहा था, यानी कि पॉजिटिवली काम कर रहा था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो जो 100 पॉइंट प्लस काम कर रहा है वो कोई काम का नहीं है। जो 100 पॉइंट प्लस जो है काम कर रहा है, यानी कि ट्रेड कर रहा है, वो कोई काम का नहीं है, क्योंकि जो एफआईज की पोजीशन है ना वो भयंकर मंदी की बनी हुई है। तो एक बार तो अपनी पोजीशन काटने के लिए जो है अपना बाजार को नीचे करेंगे ही करेंगे, फिर वहाँ से चाहे रिकवरी आ जाए। और ऐसा भी हो सकता है क्योंकि देखिएगा रिटेलर्स की क्लाइंट की पुट बहुत बिकी हुई है और क्लाइंट बहुत तेज़ी में है, तो वो चाहे फंडामेंटल्स का उसका कोई लेना देना नहीं है, वो बाज़ार को एकदम खतरनाक तरीके से 54,000 तक निफ्टी बैंक को तोड़ दें और 24,400 तक निफ्टी को तोड़ दें। और वहाँ पर क्या होगा कि पैनिक आ जाएगा, और उस पैनिक में क्या होगा कि लोग अपने लॉस बुक कर लेंगे और वहीं से वो एक अच्छी तेज़ी जो है पकड़ते हुए बीच में अपनी पोजीशन से बस कर सकते हैं। बट कुल मिलाकर निफ्टी के पुट कॉल रेशियो, बैंक निफ्टी के पुट कॉल रेशियो साफ साफ संकेत दे रहे हैं भाई साहब यहाँ मंदी नहीं करनी चाहिए, यहाँ से रिकवरी आ सकती है। जो डेटा पॉइंट है एफआईज के डीआईज के, वो कह रहे हैं भाई अभी भयंकर चपेट में आ गया है, रिटेलर तेज़ी में फंस चुका है और बड़े प्लेयर्स वहाँ से निकलने नहीं देंगे, तेज़ी की संभावना कम है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जैसे ही क्लाइंट अपना लॉस बुक कर लेंगे और एफआईज अपना प्रॉफिट काट लेंगे, उसके बाद मंदी नहीं होगी पक्का, ये श्योर है। और जो बात मैंने लास्ट में कही थी कि बाज़ार वहाँ जाएगा जहाँ बड़े प्लेयर्स की पोजीशंस हैं, तो शायद बड़े प्लेयर्स की जो पोजीशंस अभी मंदी की तरफ हैं, तो वो अपनी पोजीशंस को काटने के लिए एक बार बाज़ार को नीचे लेके आ सकते हैं। कोई मैं लॉन्ग टर्म में कोई बेरिश नहीं हूँ, बट हाँ ये पक्का है कि जो पोजीशंस वाइज जो पोजीशंस हैं वो मंदी की बनी हुई है। दूसरी बात, जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं वो भी मंदी के संकेत दे रहे हैं, लेकिन पुट कॉल रेशियो निफ्टी की भी और बैंक निफ्टी की भी संकेत दे रहे हैं भाई साहब बाज़ार ऊपर जाना जो है तय है कभी भी किसी भी समय से। जब भी पोजीशंस बड़े प्लेयर स्विच करते हैं ऐसे समय पर, और जब ट्रेडर ओवर एक्साइटमेंट के अंदर और मंदी बना लेंगे, वहीं से बाज़ार में एक टर्न अराउंड करने की संभावना है। तो ये जो एनालिसिस है ये केवल इस हफ्ते तक के लिए हम मान के चल रहे हैं। जहाँ तक डिस्क्लोज़र की बात है, ये सारी जो चर्चा है ये केवल और केवल आपके लिए एजुकेशनल पर्पसेस के लिए। अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट लेते हैं, कोई अपना मार्केट के बारे में व्यू बनाते हैं, तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसको ट्रेड में कन्वर्ट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, अपने विवेक का यूज़ करिए। मेरा जो पर्पस था वो ये था कि मैं आपको बाज़ार के बारे में जिस तरीके से मैं समझता हूँ वो आपको उससे अवगत करा दूँ। जहाँ तक मेरी पोजीशंस की बात है तो देखिएगा हमारी पोजीशंस इस समय पर न्यूट्रल साइड में, क्योंकि 55,000 हमारे लिए एक न्यूट्रल पोजीशंस बेस है, लेकिन फिर भी इंट्राडे बेसिस पर जिस तरीके की परिस्थितियाँ होती हैं उस तरीके के हम ट्रेड्स लेते हैं। अभी हमारी जो भी पोजीशंस हैं, क्योंकि हम जनरली ऑप्शन सेल करते हैं, तो अभी हमारी जो पोजीशंस है वो बिल्कुल न्यूट्रल साइड में है और हम कोई ज़्यादा मंदी यहाँ से नहीं देख रहे हैं। बट हाँ, हमारी उस पोजीशंस में भी हम ये मान के ज़रूर चल रहे हैं कि जो अपने पोजीशंस बना रखी है कि 400-500 पॉइंट अगर यहाँ से अगर बैंक निफ्टी गिरता है तो हमारे लिए प्रॉफिटेबल ही रहने वाला है। उसके बाद अगर 54,400 के नीचे अगर बैंक निफ्टी स्लिप होता है या उसके नीचे जाता है तो फिर हमारे को जो है एक्सेसिवली भयंकर लॉस होने की संभावना बन सकती है। तो उससे भी प्रोटेक्ट करने के लिए हम जरूर कदम उठाएंगे अगर ऐसा लगेगा तो। लेकिन हम वहाँ से हमें लग रहा है कि हम रिवर्सल कर जाएंगे, तो इसलिए हो सकता है कि हम वहाँ पर जाके अपनी की मंदी की पोजीशंस को बिल्कुल काट दें और जो भी हमारी तेज़ी की पोजीशंस हैं उनका हेज खरीद लें। तो ऐसी पोजीशंस भी अक्सर हम देखते हैं कि जब ओवर एक्साइटमेंट में बहुत मंदी बना लेते हैं तो वो फंसने वाली पोजीशन हो जाती है। और ऊपर की तरफ भी अगर हम देखें तो अगर हमें लगेगा कि बाज़ार 56,100 तक हमने प्रोटेक्ट किया हुआ है, 56,100 के ऊपर अगर बाज़ार जाता है
तो फिर देखिएगा हमें एक बार हो सकता है कि हम तेज़ी की पोजीशन काट दें और मंदी की पोजीशन रख के उसका हेज ले लें। तो अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि क्योंकि इस हफ्ते में प्रीमियम डीके काफ़ी होना है, क्योंकि जो ऑप्शन सेलर हैं, तो अगर कोई बड़ा मूव नहीं आता है तो मंडे के दिन जो है जिन लोगों ने भी ऑप्शंस खरीद रखी है, कॉल या पुट जो भी खरीद रखी है, और न्यूट्रल बाजार खुलता है तो एक अच्छा खासा प्रीमियम डीके इस महीने की जो ऑप्शंस हैं उनमें हमें मिलना चाहिए। और अगर कोई बड़ा मूव नहीं आता है, तो अगर बड़ा मूव भी आता है तो फिर देखिएगा हम अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस को रीएडजस्ट करेंगे। तो ये थी बात मेरे अपने ट्रेड से रिलेटेड, और मैं आपको बस यही कहूँगा कि अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो कभी कभी, और पहली बार चैनल पे आए हो तो मैं ये भी कहूँगा आपको कि भैया सब्सक्राइब भी कर लो अगर आपको चैनल के जो वीडियोस हैं वो अच्छे लग रहे हो तो। ज़्यादा वीडियो हम आजकल शेयर करते नहीं, तो हमारी जो वीडियोस हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कम ही है, कोई बहुत ज़्यादा हम नहीं करते, केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। अब हम डेली एनालिसिस करते थे, अब हम वीकली एनालिसिस करते हैं, लेकिन बीच में अगर हमें लगता है कि किसी भी दिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, एक या 2 दिन या 2 दिन या एक्सपायरी से पहले दिन, तो हो सकता है कि हमारी वीडियोस वहाँ पर भी आए। स्टॉक स्पेसिफिकली अभी हम बाज़ारों के अंदर बहुत सस्ती वैल्यूशंस पर शेयर्स उपलब्ध नहीं है, तो हमारा कोई बहुत वहाँ पर रुझान है नहीं कि एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को बिल्डअप करने के लिए कोई ऐसी एजुकेशनल वीडियो हम आपके साथ डिस्कस करें जहाँ पर हमें लगता है कि बहुत ज़बरदस्त वैल्यू हो, तो वो भी अभी हमें लग नहीं रहा। अभी हमें लग रहा है कि बाजार और ट्रेडिंग रेंज में ही काम करेंगे, और जो स्टॉक्स भी हैं वो भी ट्रेडिंग रेंज में ही ज़्यादातर फंसे हुए हैं और उन ट्रेडिंग रेंज में ही काम कर रहे हैं। जहाँ तक बात पेनी स्टॉक्स की या स्मॉल स्टॉक्स की है, तो पेनी स्टॉक्स में देखिएगा हम ना तो किसी को खरीदने की सलाह देते ना बेचने की देते, और हम ये उसका विरोध और करते हैं कि भाई पेनी स्टॉक से दूर रहो, आपकी कैपिटल तबाह हो जाएगी, और अगर आपने किसी पेनी स्टॉक से पैसे बना भी लिए ना तो आपका नेचर बदल जाएगा, और वो नेचर बदलना वो जो 1 या 2 बार आप प्रॉफिट कमाएंगे ना पेनी स्टॉक में, उससे जब आपका लाइफस्टाइल का जो पैटर्न बदल जाएगा ना वो आपके लिए ज़्यादा घातक है। कहने का मतलब ये है कि जब आप अगर एक लॉटरी की टिकट खरीदते हैं और आपकी वो लॉटरी की टिकट नहीं लगती है, तो आप 1 बार खरीदेंगे, 2 बार खरीदेंगे, परेशान हो जाएंगे, मायूस होएंगे। लेकिन अगर आपने लॉटरी की टिकट खरीद ली, और जैसे पहले छोटी वाली जो लॉटरीज हैं स्टेट गवर्नमेंट्स की भी आती थी, तो लोग पता था 100 रुपये की लॉटरी खरीदी तो उसमें से कभी 120 रुपये बन गए, कभी 150 रुपये बन गए, तो वो उनको आदत हो जाती थी कि यार मैं तो 100 रुपये के 150 रुपये कर लूँगा। तो बात ये है कि वो जो आदत है ना 100 से 150 होने की, बट उसमें होता क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी है विनिंग की वो 20-30% रहती है। तो जो 3 बार आप लॉटरी टिकट खरीदते हैं तो और उसमें से जो पीछे का एक नंबर लगता है वो उसमें से 10% प्रोबेबिलिटी है कि 1 से लेके और 0 से लेके 9 तक की एक कोई नंबर लगता है, तो उसको 1.5 गुना पैसे मिलते थे पहले। तो वो 1.5 गुना मिलेंगे तो प्रोबेबिलिटी कितनी आपके पास 10%, और हारने की प्रोबेबिलिटी 90%। लेकिन अगर आपकी लॉटरी की टिकट 2 बार या 3 बार निकलेगी तो आप हर बार खरीदेंगे, तो आपके जो पैसे जाएंगे वो ज़्यादा बार जाएंगे। तो ये रीज़न है कि पेनी स्टॉक अगर आपने एक बार खरीद लिया और पैसे बन गए ना, तो आपने जो उस पेनी स्टॉक से पैसे भी कमाए होंगे वो 10-15 और दूसरे पेनी स्टॉक्स में पैसा लगा दोगे, और अल्टीमेटली वहाँ पर वो सारे के सारे पेनी स्टॉक जीरो हो जाने या वो वहाँ से भी आधे हो जाने, तो फिर बहुत बड़ा लॉस होता है। तो इसलिए मैं पेनी स्टॉक्स या जिन कंपनीज़ के फंडामेंटल नहीं होते हैं उन पर मैं कभी चर्चा भी नहीं करना पसंद करता, और जो कोई कर रहे भी होते हैं उनको भी मैं हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करता हूँ भाई इससे दूर हो जाओ, क्योंकि इससे जितना पैसा बनाओगे ना उससे ज़्यादा बिगड़ेगा। और ये इससे बढ़िया तो आप ये है कि भाई लॉटरी की टिकट खरीद लो, उसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। इस तरीके से अगर आपने नेचर बदल लिया ना तो वो आपको ज़्यादा रिस्क दे सकता है, और जिन लोगों को लाखों करोड़ों की लॉटरी लगती है उनके ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।